समस्याएं छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों की बहुत बहुत समस्याएं। तो असलियत ये है कि जबकि उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता था, यहाँ बहुत विकास हो सकता था, आज यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन हैं जिन पर भाजपा 2000-3000 करोड़ रुपए खर्च रही है। यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री सभी भाजपा के हैं, सरकार दोनों भाजपा की है, विकास के नाम का कुछ नहीं है। तो ये परिस्थितियां बनी क्यों? आज ये सवाल पूछिए आप अपने आप से, ऐसा हुआ क्यों? इसका सीधा सीधा जवाब है, 30 सालों से उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है। ठीक है, पहले आपने बसपा को परखा, फिर समाजवादी दल आई, सरकार बनाई, उसके बाद भाजपा आपने पिछले 5 सालों में देखा, बातें बहुत बड़ी बड़ी, विकास नहीं हुआ। क्योंकि इन सारे दलों के नेता जान गए हैं कि वोट तो विकास के आधार पर मिलना नहीं है। कोई हमें पूछने वाला नहीं है कि भाई रोजगार क्यों नहीं दी, सड़क क्यों नहीं बनाई, पानी क्यों नहीं आ रहा है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, हमारे नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। सब जान गए हैं नेता कि जब चुनाव का समय आएगा हम धर्म की बात करेंगे, हम जाति की बात करेंगे, सबके जज्बातों को उभारेंगे, हमें वोट मिल जाएगा, हमें तो सत्ता में रहना ही है। काम क्यों करेंगे भैया? कभी सोचा है इस बात के बारे में कि 30 सालों से आप सब दोषी हो, आप सब ने आदत डाल दी है इन नेताओं की, इन राजनीतिक दलों की, कि विकास करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप आएंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, वोट मिल जाएगा, हम आंख मूंद के आपको वोट दे देंगे क्योंकि आपने तो हमारे जज्बातों की बात कर ली। आंख मूंद के वोट दे देंगे, आप सत्ता में रहो, आपके बच्चे फूले फले, हमारे बेरोजगार रहे तो कोई बात नहीं। ये आदत डाल दी है आपने। ये मेरी बहनें यहां बैठी हैं, आज महंगाई का सबसे बड़ा बोझ ये उठा रही हैं। सुबह से शाम तक खेतों में काम करती हैं, घर आके खाना पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, जानवरों की देखभाल करती हैं, घर की सफाई करती हैं, और सबसे ज्यादा बोझ इनके कंधों पर है। कोई इनकी बात करता है? कोई कहता है यहाँ आके कि महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया, उनकी सेहत की कौन सी सुविधा बनाई? आज ब्लॉक के अस्पताल में जाती हैं, पुरुष डॉक्टर मिलता है, क्या बात करेंगी अपनी समस्याओं की उनसे? कोई पूछता है कि बहनों आपके लिए हम एक महिला डॉक्टर हर ब्लॉक के अस्पताल में डालें, या आपके लिए कुछ ऐसे विद्यालय बनाएं जिससे आपको भी हुनर मिले, आप भी शिक्षित हो, आगे जाकर आपको भी रोजगार मिले? कोई मेरे नौजवान भाइयों से पूछता है कि तुम्हारी जो भर्ती की प्रक्रिया है इसमें भ्रष्टाचार क्यों आ गया? कोई कहता है कि हम इसको खत्म करना चाहते हैं। कोई कहता है कि आप जब परीक्षा लेते हैं भर्ती के लिए तो 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होनी चाहिए। कोई कहता है? कोई नहीं कहता। अरे यहाँ आके पाकिस्तान की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, आपकी कोई बात नहीं कर रहा है। महंगाई कैसे घटेगी? आज किसान छुट्टा जानवर से परेशान है, छुट्टा जानवर खेत खाया जा रहा है, सुबह से शाम तक चौकीदारी करनी है, रात रात बैठ के चौकीदारी करनी है खेतों की। 5 साल गुजर गए, मैं 3 सालों से यूपी के कोने कोने में जा रही हूं। 3 सालों से मैं कह रही हूं हर मंच पे कि छुट्टे जानवर की जो समस्या है, अन्ना पशु की जो समस्या है, उसको सुलझाना है। हर जगह कह रही हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी, मैंने यहां तक कि मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के कहा कि यही समस्या छत्तीसगढ़ में थी,
कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए कुछ कदम उठाए। ये लीजिए योगी आदित्यनाथ जी, ये है कदम जो कांग्रेस की सरकार ने उठाए, इन्हीं को आप उत्तर प्रदेश में लागू करिए। कोई जवाब ही नहीं आया। आज पिछले हफ्ते प्रचार के लिए कई सालों बाद प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश पधारे और उन्होंने एक मंच पे कहा कि मेरे संज्ञान में ही नहीं था कि यहां उत्तर प्रदेश के किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, छुट्टे जानवर की समस्या। मंच पे खड़े होकर कहा। अब आप प्रधानमंत्री हैं, दुनिया जानती है, सारी जानकारी आपको मिलती है, आप ही के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। अरे लोग कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञानी हैं, आपको सारी जानकारियां मिल जाती हैं। लोग डरते हैं कि अपने कमरों में कुछ कह दें आपके खिलाफ तो आपको जानकारी मिल जाएगी, कहीं कोई उठा के ले जाए, जेल में डाल दे। लेकिन आपको इतनी बड़ी समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं थी। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? और किसने हिम्मत दी इनको? किसने हिम्मत दी इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि आपके मंच पे खड़े होके वो ऐसा कह दें कि उनको जानकारी ही नहीं है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरी शिकायत है आपसे, हिम्मत आपने दी है, हिम्मत आपने दी है, क्योंकि यहां बैठ के, यहां खड़े होके वो हिंदू मुसलमान कर देंगे, वो जाति के आधार पर आपको बांट देंगे। निकल जाएगी, नैया पार हो जाएगी उनकी, वोट मिल जाएंगे, सत्ता में रहेंगे, आराम से 4-5 साल रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े विज्ञापन बनाएंगे, बोलेंगे जरूर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में हजारों लखपति बना दिए। अब मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूं जी, मैं गांव गांव में गई हूं, मुझे कोई लखपति नहीं दिखा। मुझे गरीबी दिख रही है, परेशानी दिख रही है। मुझे छोटे दुकानदार मिलते हैं, छोटे व्यापारी जिनका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था, जो फूल रहे थे, फल रहे थे, अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे। आज कहते हैं कमाई नहीं हो रही है दीदी, कर्ज में डूब रहे हैं, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, बिजली की बड़ी बड़ी बिल आई, हम दे नहीं पा रहे हैं, हमें कर्ज लेना पड़ा। किसानों से मिलती हूँ, छुट्टे जानवर से तो परेशान ही है, लेकिन उपज का दाम भी नहीं मिलता। आजकल 1000-1200 रुपए में धान और गेहूं खरीदा जा रहा है, खाद नहीं मिलती। मैं ललितपुर गई, खाद की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो रही है किसानों की। मैं उनके घर जाती हूँ, उनके परिवारों से मिलती हूँ, मेरी बहनें वहां बैठी रहती है, कहती हैं क्या करेंगे दीदी, कमाने वाला तो चले गया। बारिश आई थी बहुत सालों बाद, बहुत समय बाद बारिश आई थी, सालों नहीं, बहुत समय बाद बारिश आई थी। उन्होंने सोचा कि अब इस बार खेती हो जाएगी, चले गए खाद लेने, सरकारी वितरण केंद्र बंद मिला, प्राइवेट में गए, इतनी बड़ी लाइन। उन्होंने सोचा लाइन छोड़ दूंगा, घर चले जाऊंगा खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तो मेरी लाइन छूट जाएगी, हो सकता है खाद नहीं मिले। 3 दिन खड़े रहे, 3 दिन खड़े रहे, मृत्यु हो गई वही लाइन में खड़े खड़े। कोई पूछने वाला है? कोई सुनवाई है? ये परिस्थितियां हैं आपकी। छोटे दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, नौजवान परेशान है। तो आप मेहनत किस लिए करते हैं? आप सुबह से शाम तक खेती में मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों की परवरिश के लिए। मेरी बहनें यहाँ हैं, आप चाहती हैं ना कि आपके जो बच्चे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, बड़े हो के कमाएं, रोजगार मिले, अपने पैरों पे खड़े हों, अपना परिवार बनाएं, आगे आपकी देखभाल करें। इसीलिए करते हैं ना परवरिश। कि आप परवरिश इसलिए करते हैं, मेहनत इसलिए करते हैं कि वो एक बोरा राशन जो सरकार आपको दे रही है और बड़ा एहसान कर रही है, कह रही है आप पे, उस पर वो निर्भर हो जाए। आज सरकार मोटे तौर पे क्या कर रही है? कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितना सच है कि नहीं, लेकिन भाजपा के नेता कहते हैं कि अरे जनता हमें वोट देगी, क्योंकि धर्म के आधार पर तो देना ही है, और फिर हम थोड़ा बहुत राशन पहुंचा देते, एक बोरा पहुंचा देते हैं, खाते खुलवा दिए हैं, चुनाव से
4-6 महीने पहले हम थोड़ा सा पैसा डालना शुरू कर लेते हैं, जनता खुश है। खुश है आप? क्या आप चाहते हैं कि ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हैं एक बोरे राशन का इंतजार करते रहे अपने जीवन भर? क्या ये चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि इनको रोजगार मिले? ये भर्ती की परीक्षा दे तो सालों के लिए इंतजार न करें, पैसा खर्चे, मेहनत करें, भर्ती की परीक्षा दें और सालों के लिए इंतजार करते रहते हैं। यही चाहते हैं आप? नहीं चाहते ना। ये देश आजाद हुआ ही किस लिए? आपके पूर्वजों ने लड़ी है आजादी की लड़ाई। किसानों ने इस देश को आजाद बनाया और उत्तर प्रदेश ने दिशा दिखाई इस देश की राजनीति को, इस देश की आजादी के संग्राम को। किस लिए? ताकि इस प्रदेश के सारे नौजवान ऐसे भटकते रहे बगैर रोजगार के, बगैर विकसित हुए। यहाँ की सड़कें ना बने, यहाँ की हर सुविधा भगवान भरोसे हो। ये तो नहीं था मकसद, और ना राजनीति का मकसद है और ना सरकार का मकसद है। तो नेता तो भूल ही गए कि उनका धर्म क्या है, लेकिन आप भी भूल गए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप चाहते हैं अपने बच्चे विकसित हों, इनके लिए सारी सुविधाएं हों, तो आप ऐसी पार्टियों को बार बार वोट क्यों दे रहे हैं? बार बार जो आपसे सिर्फ धर्म और जाति की बातें करते हैं, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते। मत दीजिए। देखिए, आप सोचिए, आपके परिवार में मान लो आपका बेटा है और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए। पढ़ाई की, बड़ा हो गया, 25-26 साल का है, अब घर पे लेटा रहता है, टीवी देखता है पूरे दिन। आप उसको खाना भी खिला रहे हो, उसके लिए नए नए कपड़े भी खरीद के दे रहे हो, उसे कोई मोबाइल चाहिए वो भी दे देते हो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। कल को उसको मोटरसाइकिल चाहिए, चलो माता पिता दे देंगे। तो क्या बनेगा वो? हाँ, निकम्मा बनेगा कि नहीं? क्योंकि उसको तो मालूम है, अरे माँ बाप ने तो करना ही है, मैं तो बैठ जाता हूँ आराम से, मुझे क्या करना है। मैं तो थोड़ा सा नखरा कर लूंगा समय समय पे, माँ बाप के जज्बातों को उभार लूंगा, मुझे मोबाइल भी मिल जाएगा, मुझे मोटरसाइकिल भी मिल जाएगी, मुझे खाना पीना तो मिलता ही है, कपड़े लत्ते भी मिल जाएंगे नए नए, तो कुछ करेगा नहीं। अब यही हालत आपने नेताओं की बना दी कि नहीं? नेता जानता है उसको कुछ करना नहीं है, वो तो आसन पे बैठेगा, बड़े बड़े भाषण देगा, आपको खूब पैसे खर्चेगा विज्ञापनों पे कि आपको लगे कि कहीं और विकास हो रहा है, एक दिन हमारे द्वार भी आ जाएगा। आपकी समस्याएं हल करने के लिए कुछ न करे, निकम्मा बन गया है नेता, आपके किसी काम का नहीं रहा। ये भाजपा, समाजवादी, बसपा के नेता आपके किसी काम के नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपकी समस्याओं को जानते ही नहीं है। खुद कहते हैं मंच पे खड़े होकर, हम तो जानते ही नहीं है कि छुट्टे जानवर की परेशानी है। अब हम जान गए हैं, चुनाव आ गया, ओहो जान गए अचानक, चुनाव आ गया है, उद्घाटन शुरू, शिलान्यास शुरू, हवाई अड्डे बन रहे हैं। 5 सालों के लिए तो सारे हवाई अड्डे आपने अपने दोस्तों को बेच दिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं इस देश में। आज गरीबों के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 5-6 बड़े बड़े उद्योगपति जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, उनके लिए सब कुछ बन रहा है। आपकी मेहनत से, पब्लिक की मेहनत से BHEL, HAL, NTPC, रेलवे जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी। ये पब्लिक की संस्थाएं थी, कांग्रेस की सरकारों ने बनवाया आपके लिए। यहां से रोजगार मिलता है, क्या हुआ? बेच डाला। और आपके सामने आके कहते हैं कांग्रेस ने बनाया क्या 70 सालों में? अरे भैया, हमने बनाया नहीं होता तो आप बेचते क्या? आप तो पूरे देश को बेच डाले, पूरे देश की संपत्ति तो आपने पकड़ा दी अपने दोस्तों को। सारे हवाई अड्डे, सारे बंदरगाह, सारी संस्थाएं जिससे रोजगार मिल रहा था, सारे बेच दिए।
जो नहीं बेचे, जो बचे कुछ हैं, वो भी योजना बन रही है बेचने की। जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, छोटे व्यापारी थे, जिसमें से आप कुछ लोग होंगे यहाँ बैठे हुए, आप तो देश की रीढ़ की हड्डी थी। रोजगार 3 जगहों से ही मिल सकता है, सुन लीजिए। बड़ी बड़ी संस्थाओं से जिन्हें इन्होंने बेच डाला, खेती और छोटे व्यापारियों, छोटे दुकानदारों से, छोटे व्यापारियों से उनको इतना संकट में डाल दिया आपने, जीएसटी करके, नोटबंदी करके, बड़ी बड़ी बिल थोप कर, कि वो कमा नहीं पा रहे, रोजगार बनवा नहीं पा रहे हैं। और तीसरी थी सरकारी रोजगार। सरकारी रोजगार 12 लाख खाली पड़े हैं 5 सालों से। योगी जी ने नहीं भरे, मोदी जी ने नहीं भरे। आज इनकी हिम्मत की आपके सामने आके कहते हैं अगले 5 सालों में भर देंगे। अरे 12 लाख तुम्हें बेरोजगार नौजवान नहीं दिखे इस प्रदेश में? हजारों तो यहाँ खड़े हैं। कितने बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठाओ। हजारों यहाँ खड़े हैं और 5 सालों से सत्ता में हो, सरकार चला रहे हो, तुम्हें दिखे नहीं। ये हालात है बहनों और भाइयों। सच्चाई को समझ लो। ये आपको गरीब रख रहे हैं जानबूझ के। इनकी नीति अमीरों के लिए है। ये चाहते हैं कि आपका पेट खाली रहे, ये चाहते हैं कि आपको रोजगार न मिले, ये चाहते हैं कि आप शिक्षित न बने। क्योंकि जब तक अशिक्षित रहोगे, जब तक रोजगार नहीं होगा, कमा नहीं पाओगे, तब तक गुस्सा रहेगा अंदर। और उस गुस्से का रोज रोज इस्तेमाल करते हैं ये, उस नाराजगी का, उस निराशा का, उस दुख का, कि इतनी मुश्किल परिस्थितियां हैं। जब नौजवान में ऐसा दुख होता है ना, तो उसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर फुसलाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। हम सब जानते हैं, सब माता पिता हैं, बेटा काम कर रहा है, बेटी काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, खुश है। जैसे ही घर पे बैठ के आलसपन दिखा रही है या दिखा रहा है, तो दिमाग चल रहा है। और जब दिमाग इधर उधर चल रहा है, तो बहुत आसान होता है जज्बातों का इस्तेमाल करना। तो ये नीति है इनकी, आपको गरीब रखना इनकी नीति है, ताकि इनकी राजनीति चले, ताकि इनकी धर्म पर आधारित, जाति पर आधारित राजनीति चले, ये सत्ता में रहे। इनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ किसी भी हालत में सत्ता में रहना है। चाहे कोई भी झूठ बोल दे, कुछ भी कर ले, कितने भी विज्ञापन डाल दे, मीडिया को खरीद ले, सब कुछ खरीद लें, लेकिन एक ही मकसद है, और वो मकसद आपका विकास नहीं है। वो मकसद उनका खुद का विकास है, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरा करने की, आगे सत्ता में आने की और सत्ता में रहने की। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को आप समझिए। मुझे दुख होता है ये देख के कि खास तौर से मेरे जो नौजवान साथी हैं, इन बातों में उलझ गए हैं, धर्म की बातों में, जाति की बातों में उलझ गए हो आप सब। और जब तक आपको उलझाया रखा जाएगा, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपका प्रदेश वही का वही उसी खाई में रहेगा जहां है। न किसानों के लिए कोई कुछ करेगा, न बहनों के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न छोटे व्यापारियों के लिए। ऐसा ही चलता चले जाएगा। अमीर अमीर होते चले जाएंगे, गरीब गरीब रहेंगे और गरीब होते जाएंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं और हमारी जो नीतियां हैं, मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। और जो हमारे नेता हैं, उन सबको हमने कहा है कि नकारात्मक बातें मत करो, जाके मंच पे किसी को नहीं सुनाओ, सिर्फ विकास की बात करो, सिर्फ ये बात करो कि क्या किया है, क्या करना चाहते हो और कैसे करोगे। अगर हम कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं 20 लाख रोजगार हम दिलवाएंगे, तो खोखली बात नहीं है। हमने पूरा खाका तैयार किया है नौजवानों के लिए कि कहां से आएंगे ये रोजगार। आपको पता होना चाहिए कि कोई नेता आके 50 लाख 70 लाख रोजगार आपको वचन दे दे कि आपको बना के देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से आएंगे। बकवास कर रहे हो या सच्चाई बोल रहे हो? तो जब हमने कहा 20 लाख रोजगार देंगे, हम कह रहे हैं कि जो 12 लाख सरकारी पद इन्होंने खाली रखे हैं, सबसे पहले उनको भरेंगे। कहां कहां है वो खाली पद, वो सारा लिख के हमने अपने घोषणा पत्र में दिया है। हम कह रहे हैं कि 8 लाख रोजगार हम उसके अलावा पैदा करेंगे,
कैसे? छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेसों को मदद करके, उनकी ये जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल है, जो कोरोना का सब बकाया है, वो साफ करके, जो बिजली की बिल है उनको आधा करके, सबके लिए। हम कह रहे हैं आप नौजवान हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, छोटा सा कारोबार, आपका मन है कि आप कुछ करेंगे, माँ बाप को करके दिखाएंगे कुछ, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे देगी, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओ। ये जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो धूमिल हो चुकी है, इसे पारदर्शी बनाएंगे हम कह रहे हैं कि हर भर्ती के लिए एक जॉब कैलेंडर बनेगा, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा, किस दिन नियुक्ति होगी, और सब 6 महीनों के अंदर अंदर। और अगर किसी ने उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, अगर कोई अधिकारी उसको इधर उधर करने की कोशिश करता है, या पेपर लीक होता है, कुछ होता है, एक कानून लाएंगे कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ा पाप यह है कि हमारे नौजवान मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, 5-5, 6-6 साल बर्बाद कर देते हैं अपनी जवानी की इन भर्ती की प्रक्रियाओं में, जिनको एकदम भ्रष्ट कर दिया इस सरकार ने। सबसे बड़ा पाप है। हम चाहते हैं कि ये पारदर्शी बने। आपकी भर्ती के इम्तिहान के लिए कोई फीस नहीं लेंगे, सारी फीस माफ। आपको गोरखपुर से अगर लखनऊ जाना पड़े इम्तिहान देने के लिए, तो आपका टिकट भी मुफ्त मिलेगा आपको, आप एग्जाम का पास दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि मेरी बहनें, हर ब्लॉक के अस्पताल में आपके लिए एक अलग कमरा होगा, जहां एक महिला डॉक्टर, महिला नर्स मिलेगी। आशा बहुओं और आंगनवाड़ी की बहनों के लिए 10,000 रुपए मानदेय बनाया जाएगा। 40% सरकारी रोजगार पहले के आरक्षणों के तहत महिलाओं के लिए रखे जाएंगे। 25% रोजगार और भर्ती जो पुलिस में होती है वो महिलाओं की होगी, ताकि आप पर अत्याचार हो तो आपको एक महिला पुलिसकर्मी मिले पुलिस स्टेशन में। हम कह रहे हैं कि जो छात्राएं हैं यहां बैठी हैं, आपको मुफ्त मोबाइल फोन मिलना चाहिए, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएं। मेरे से कुछ आपकी जैसे छात्राएं मिली थी, वहीं से ये सुझाव आया। मैंने कहा तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोला दीदी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, हमारे पास तो फोन ही नहीं है। तो क्यों ना सरकार आपको दे। आपको सशक्त बनाना सबसे जरूरी चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समाज के लिए, देश के लिए आगे पढ़ना चाहेंगी, स्कूल के बाद तो स्कूटी मिलेगी मुफ्त में, ताकि आप खुद जा पाए, कॉलेज जा पाए, जहां जाना है, किसी पर निर्भर ना हो। इसी तरह से मेरी बहनों, आपको एक गैस सिलेंडर देके सरकार ने सोचा है कि सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। हम कह रहे हैं आपको 3 मिलेंगे, मुफ्त ले लीजिए 3 गैस सिलेंडर, लेकिन आपको सशक्त बनाना है। आपके लिए हर जिले में महिलाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे सिर्फ महिलाओं के लिए विद्यालय बनाएंगे, जिसमें आपको हुनर भी सिखाया जाएगा, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। आपकी सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आप अगर छोटे बिजनेस शुरू करना चाहें, उसके लिए, सबके लिए हमने योजना बनाई है और हम करना चाहते हैं। मेरे किसान भाई बैठे हैं, आपके पूरे के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने पहले करके दिखाया है, फिर से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी परेशानियां झेल रहे हैं आप। जैसे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए में गेहूं धान खरीदा जा रहा है, उसी तरह से आपसे भी 2500 रुपए में गेहूं और धान खरीदा जाएगा, 400 में गन्ना। हम ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो योजना बनाई गई कांग्रेस के सरकार द्वारा, जिससे छुट्टा जानवर की जो समस्या है वो खत्म हो गई, वो मैं आपको समझाती हूँ 2 मिनट के लिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि आप छुट्टे जानवर की देखभाल करिए, हम 2 रुपए किलो आपसे उस छुट्टे जानवर की गोबर खरीदेंगे, उस गोबर का हम गोबर गैस बनाएंगे, उस गोबर का हम अच्छी खाद बनाकर वापस आपको दिलवाएंगे आपकी सुविधा के लिए। हम खरीदेंगे 2 रुपए किलो गोबर। इससे क्या हुआ, लोगों ने सोचा चलिए हम देखभाल कर लेते हैं, क्योंकि हम तो कमा रहे हैं देखभाल करके। ऊपर से गोबर गैस भी बनने लगी, खाद भी मिली अच्छी अच्छी, तो ये समस्या ही हल हो गई।
यहाँ की सरकार ने क्या किया? कहा कि गौशालाओं में डालो। गौशालाओं में ना चारा दिया है, ना पानी दिया है। हमने वीडियो देखे हैं तमाम पिछले साल, गाय को उठाकर जेसीबी से धर रहे हैं, जिंदा गाय है उसको गाड़ रहे हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। कुत्ते नोच रहे हैं जिंदा गाय को जहां पे उसके घाव हैं, खा रहे हैं जिंदे जानवर को, और ये कहते हैं कि ये धार्मिक है और इनकी ये समस्या का हल करने का ये तरीका है। सोच नहीं है, सोच नहीं है। कांग्रेस में सोच है। ये समस्या हल कर दी है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में कहा है कि हम 2500 से कम में लेंगे ही नहीं गेहूं और धान, जो भी बकाया हम दे देंगे, लेकिन हम आपको 2500 रुपए देंगे क्योंकि हमारी सरकारों में आपका हित है, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हम करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप जाति और धर्म के आधार पर राजनीति को फूलने फलने देंगे आपके प्रदेश में, तो हम कर नहीं पाएंगे। आप हमारे प्रत्याशी को आगे बढ़ाएं, इन्हें चुने, तो ये आपका प्रतिनिधित्व करे, हमारी सरकार बनाए प्रदेश में, तभी तो ये सब कर पाएंगे हम आपके लिए। वरना ऐसे के ऐसे रहेंगे। ये जो नीतियां हैं दूसरे दलों की कि अमीरों को अमीर करते रहें, सारी संस्थाएं बेच डालें, नौजवानों को पैरों पे खड़ा न करें, महिलाओं को सशक्त न करें, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही सब होगा जो आप वैसे भी 30 सालों से देख रहे हैं। पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी समस्याएं आपके सर पे आई हैं, और कभी कोई बहाना सरकार बनाती है कि उनके हाथों से बाहर था। ये सच्चाई नहीं है। इनकी नीतियां आपके हित में काम नहीं कर रही हैं। तो यहां मैं इसीलिए आई आप सबसे आग्रह करने के लिए कि अपने ही हित में, अपने ही भविष्य के लिए, अपने ही विकास के लिए जरा समझदारी और जिम्मेदारी से अपना वोट दो। अगर अपना वोट फिर से आपने गलत दे दिया तो फिर से 5 सालों के लिए आप भुगतोगे और आप ही का नुकसान होगा। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए, उसके बाद भी अपनी जान तक दे दी देश के लिए। मेरे परिवार के सदस्यों ने दी, मेरे पिता भी शहीद हुए। आपके सामने खड़े होकर इधर उधर की बातें करना, आपको फुसलाना, आपको गुमराह करके क्या मिलेगा? हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कि आप विकसित हो। यही सब उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हुई इस पूरे देश की आजादी की, इस पूरे देश के विकास की, यहाँ रुकी पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि यहाँ से एक नई राजनीति बने, एक नया संदेश जाए पूरे देश में कि बस अब बहुत हो गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी राजनीति जिसमें धर्म, जाति, जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं विकास। हमें ऐसी राजनीति दीजिए जो हमारे लिए काम करे। यहाँ से संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एकदम जिम्मेदारी से इस बार अपना वोट देंगे। इस बार एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो आप ही के लिए काम करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब इंतजार किया आपने। आशा है कि मेरी बातों को मन में रखेंगे और सोच समझकर आप चुनाव में अपना निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।